हेलो एवरीवन। हमारा चैप्टर चल रहा था सॉल्यूशन। उसमें 2 वीडियो अब तक देख चुके हैं। उसमें हमने कंसंट्रेशन टर्म्स और चैप्टर के इंट्रोडक्शन की बात करी थी। आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है सोल्यूबिलिटी। सबसे पहले अपन इस टर्म का मतलब समझेंगे, एग्जैक्टली सोल्यूबिलिटी का मतलब क्या है, फिर हम आगे इसको डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले अगर सोल्यूबिलिटी की बात की जाए तो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है जिसका नाम है एबिलिटी। इसका मतलब है एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब हम सब जानते हैं। एबिलिटी का अगर हिंदी रूपांतरण अपन करें तो इसका मतलब होता है योग्यता। ठीक है, अब हम किसकी योग्यता के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमारी बात यहाँ पर चल रही है, हम पहले से अवगत है, हमारा चैप्टर चल रहा है सॉल्यूशन। हम किस चैप्टर की बात कर रहे हैं? सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन के अंदर हमने क्या देखा था कि एक सॉल्यूट होता है जिसको हम डालते हैं एक सॉल्वेंट के अंदर। ठीक, तो अब इसके लिए हमें किसका पता करना है? एबिलिटी की। और किस चीज की एबिलिटी? तो मैं आपको यहाँ पर सब्जेक्ट उसकी डेफिनेशन से जोड़ूंगा कि जो सॉल्यूट आपने लिया है वो कितनी मात्रा में सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर रहा है, वो कैपेसिटी ही कहलाती है सोल्यूबिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्विंग सोल्यूट इन अ सॉल्वेंट, यह आपकी सोल्यूबिलिटी। मतलब एक ऐसी प्रॉपर्टी जो हमें यह बता दे कि कितनी मात्रा में सोल्यूट गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेगा। यहीं से आपको 2 चीजें मिलती है। एक तो मिलता है डाइल्यूट सॉल्यूशन सोल्यूबिलिटी के आधार पर ही, और एक मिलेगा आपको कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। एक मिलेगा आपको कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन। अब इसका मतलब समझना, मान लीजिए अपन एक एग्जांपल ले रहे हैं कि आपने क्या लिया, कोई 1 लीटर सॉल्वेंट लिया। क्या लिया? 1 लीटर सॉल्वेंट। और मान लीजिए आपने यहाँ पर सॉल्वेंट ले रखा है वाटर H2। इस सॉल्वेंट के अंदर आप डाल रहे हैं सॉल्ट एज अ सोल्यूट। सोल्यूट के रूप में क्या डाल रहे हैं आप? सॉल्ट। आपने सबसे पहले 100 ग्राम सॉल्ट डाला, वो अच्छे से सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो गया। आपने फिर से 100 ग्राम सॉल्ट डाला, वो भी इसके अंदर अच्छे से डिसॉल्व हो गया। ऐसे ऐसे आप बार बार 100 ग्राम सॉल्ट ऐड करते जाइए। एक मोमेंट आपको ऐसा मिलेगा जब सॉल्ट पार्टिकल्स अंदर गए लेकिन वो पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि जितनी कैपेसिटी इस सॉल्वेंट की थी इस सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व करने की, वो कैपेसिटी ये पूरी कर चुका है। और बस यही प्रॉपर्टी इसकी कहलाती है सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी के आधार पर आपको 2 चीजें पता पड़ती है कि कौन कौन से सब्सटेंस सोल्यूबल होते हैं और कौन कौन से सब्सटेंस इनसोल्यूबल होते हैं। सब्सटेंस की सोल्यूबल और इनसोल्यूबल प्रॉपर्टी का पता लगाने के लिए आपको सोल्यूबिलिटी हेल्प करती है। इसके बारे में कई सारी चीजें आप आगे बात करेंगे, लेकिन ये जनरल सोल्यूबिलिटी टर्म का मतलब क्या है ये अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे जो हमारे चैप्टर में अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन की अगर अपन बात करें, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व इन द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इज नोन एज सोल्यूबिलिटी। सोल्यूबिलिटी की ये प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको ऑलरेडी नोट्स में दे रखी है। अब अगर यहाँ पर हम आगे बात करें कि हमारे सिलेबस में सोल्यूबिलिटी किस टाइप की पढ़ेंगे, तो जनरली सोल्यूबिलिटी आप हर बार 9 तरीके के सॉल्यूशन आपने बनाया तो 9 तरीके की सोल्यूबिलिटी होगी, लेकिन जनरली आपको यहाँ पर 3 प्रकार की सोल्यूबिलिटी की बात करनी है। पहली है सॉलिड इन लिक्विड। मतलब सॉलिड इन लिक्विड मतलब सॉल्यूट आप कौन सा लोगे? सॉलिड। सॉल्वेंट आप कौन सा लोगे? लिक्विड। सेकेंड है गैस इन लिक्विड और थर्ड आपकी है लिक्विड इन लिक्विड। ये क्लास 12 RBSc के 12th में सेकेंड चैप्टर के सिलेबस में जो है वो ये 3 प्रकार की सोल्यूबिलिटी आपको गिवन है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। इसकी बात कर रहे हैं आप, सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ध्यान से समझना, सोल्यूबिलिटी का टर्म आप पहले समझ चुके हैं। इस शब्द इस पर्टिकुलर इस टॉपिक का मतलब क्या है? तो टॉपिक का मतलब यह है कि जो सोल्यूट आपके द्वारा लिया गया है वो है सॉलिड स्टेट में, जो सॉल्वेंट आप लेंगे वो आपका होगा लिक्विड स्टेट में। अब मुझे आपके पहले वाले टॉपिक अगर आपने अच्छे से क्लियर कर रखे हैं तो आप मुझे आसानी से ये बता सकते हैं कि यहाँ पर सॉल्यूशन का फेज क्या होगा, सॉल्यूशन कौन सी स्टेट में बनेगा। तो मैंने आपको स्टेटमेंट बताया था, सॉल्यूशन विल ऑलवेज एक्वायर द सॉल्वेंट स्टेट। वो हमेशा किसकी फिजिकल स्टेट को लेता है? सॉल्वेंट की। सॉल्वेंट अगर लिक्विड स्टेट में है तो सॉल्यूशन भी आपका लिक्विड स्टेट में ही बनेगा। तो ये आपका सॉल्यूशन बन गया लिक्विड स्टेट में।
अगर मैं इस टर्म की बात करूं इस प्रॉपर्टी की, तो मतलब ये कि 100 ग्राम अगर आपको लिक्विड सॉल्वेंट दे रखा है, 100 ग्राम क्या दे रखा है, लिक्विड सॉल्वेंट, तो उसके अंदर कितनी मात्रा में सॉलिड सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व होगा, यही प्रॉपर्टी कहलाएगी सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, इफ यू आर प्रोवाइडेड विथ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड सॉल्वेंट, then how much amount of solute will be dissolved in this liquid solvent is known as solubility of solid in liquid। इसी प्रॉपर्टी को हम कहेंगे solubility of solid in liquid। अब थोड़ा सा देखना, कुछ चीजें अपन यहां पर पढ़ने जा रहे हैं। अब अगला टॉपिक आ रहा है कि क्या आप इस सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं, क्या कोई ऐसा फिजिकल फैक्टर जो आप चेंज कर दे और उस वजह से इसकी सोल्यूबिलिटी को आप चेंज कर दे। तो अगला टॉपिक हमारा यही है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आपको फैक्टर्स की बात करनी है, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो सॉलिड की सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। तो सबसे पहला तो आएगा कौन सा, सीधी सी बात है, जो चीज आप ले रहे हो अगर वही आपने चेंज कर दी। एग्जांपल के लिए आप लोगों ने देखा होगा, सॉल्ट अगर आपने लिया है, सॉल्ट आपने वाटर में डाला, सॉल्ट जितनी तेजी से डिसॉल्व करता है, क्या शुगर उतनी तेजी से डिसॉल्व करती है? नहीं। मतलब ये कि अगर आपने सॉल्यूट चेंज कर दिया, अगर आपने सॉल्यूट चेंज कर दिया तो आपकी सॉल्युबिलिटी की जो प्रॉपर्टी होगी वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो सबसे पहली चीज वही है, नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्या आपने कैसा सोल्यूट ले रखा है, कैसा सॉल्वेंट ले रखा है, उस आधार पर आप बात करेंगे यहाँ पर कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं। तो सबसे इसको समझने के लिए आपने क्लास 11 के 5th चैप्टर में एक रूल पढ़ रखा है जिसका नाम है लाइक डिसॉल्व्स लाइक। मतलब जो जैसा होगा वो वैसे को ही अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। मतलब ये कि आपने जो सॉल्वेंट ले रखा है वो सॉल्वेंट अगर पोलर नेचर का है, कैसा है, पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स पोलर सोल्यूट, पोलर सोल्यूट। मतलब ये कि जो सॉल्वेंट ले रखा है वो पोलर नेचर में कैसा होता है, आप लोग 5th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, आगे फिर अपन इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अगर आपने पोलर सॉल्वेंट ले रखा है, जैसे पोलर सॉल्वेंट एक बार देख लीजिए आप, H2 अगर आपने ले रखा है तो H2 में ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो दो अपोजिट चार्ज बनने की वजह से यहाँ पर पोल्स जनरेट हो रहे हैं। मतलब H2O इज अ पोलर सॉल्वेंट और इसका हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के कारण इसको हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। तो आप लोग जानते होंगे H2O किसी भी चीज को अपने अंदर आसानी से डिसॉल्व कर सकता है, इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहते हैं। ये बात आपके जनरल नॉलेज के लिए भी आपको पता होनी चाहिए। अब आप देखना, अगर सॉल्वेंट आपका पोलर है और मान लो आपने जो सोल्यूट ले रखा है वो भी पोलर है, ठीक है, तो क्या करेगा, इनके बीच में हाई अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा होने की वजह से वो उस पोलर सोल्यूट को अपने अंदर आसानी से और तेज गति से डिसॉल्व कर लेगा। लेकिन उल्टा हो गया कि सॉल्वेंट पोलर है और सोल्यूट कैसा है, नॉन पोलर, तो ये कैसा हो जाएगा, इनसोल्यूबल। कैसा हो जाएगा, इनसोल्यूबल। लेकिन याद रखें कुछ एक एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बाकी जनरली ये रूल काम करता है लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स पोलर सोल्यूट, तो सेकंड स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, नॉन पोलर सॉल्वेंट डिसॉल्व्स नॉन पोलर सॉल्यूट। नॉन पोलर सॉल्वेंट्स अगर आपने ले रखे, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स बोले तो CCl4, बेंजीन, इस तरीके के अगर आपने ईथर, इस तरीके के कोई सॉल्वेंट ले रखे हैं, अगर उन सॉल्वेंट में अगर आप नॉन पोलर सॉल्यूट लेते हैं तो वो डिसॉल्व कर जाएगा। लेकिन अगर आपने पोलर सॉल्यूट ले लिए तो भी ये क्या हो जाएगा, इनसोल्यूबल। तो ये पहला फैक्टर था जो आपकी सोल्यूबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। मतलब अफेक्ट कैसे किया, देखिए आपने सॉल्वेंट फिक्स कर दिया पोलर, पहले पोलर था, अब आप ये मानेंगे कि इसके अंदर मैं कोई भी सोल्यूट डालूंगा तो सोल्यूबिलिटी एक जैसी आएगी,
ऐसा नहीं होगा। मान लो आपने पहले पोलर सॉल्यूट डाला तो आपकी सॉल्युबिलिटी अलग मिली, सेकेंड टाइम आपने नॉन पोलर डाल दिया, आपकी सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। मतलब ये कि नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इज अ फैक्टर विच अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सिस्टम। ठीक है, ये पहला फैक्टर था। अब दूसरा फैक्टर लेंगे। सेकेंड फैक्टर इसके अंदर आ रहा है टेम्परेचर। हाउ टेम्परेचर विल अफेक्ट द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्वेंट। ये कैसे अफेक्ट करेगा टेम्परेचर? ठीक है, आप इसको देखेंगे। टेम्परेचर की बात करने से पहले हमें कुछ चीजें जाननी है कि टेम्परेचर के लिए यहां पर एक टर्म आएगा एंथैल्पी, जो दो तरीके से हो सकता है। पहला केस डेल एच विल ग्रेटर देन जीरो और सेकेंड केस डेल एच विल लेस देन जीरो। ठीक है, अब समझना, डेल एच की वैल्यू जीरो से ज्यादा है मतलब कैसी होगी? पॉजिटिव। कैसी होगी? पॉजिटिव। और अगर डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है तो थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता होगा कि प्रोसेस कैसी होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। प्रोसेस कैसी होगी? एंडोथर्मिक प्रोसेस। और अगर डेल एच विल बी लेस देन जीरो, डेल एच का मान जीरो से कम है मतलब डेल एच का वैल्यू क्या हो गया? नेगेटिव। और जब भी डेल एच की वैल्यू नेगेटिव होती है प्रोसेस कैसी हो जाती है? एक्सोथर्मिक इन नेचर। प्रोसेस कैसी हो जाती है? एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब बात सोचना, अपन क्या देख रहे हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई एक कंपार्टमेंट है, उसके अंदर आपने कोई लिक्विड भर रखा है और उसके अंदर आपने क्या डाल दिया है? सॉलिड। क्या डाल रखा है? सॉलिड। और प्रोसेस एंडोथर्मिक है। प्रोसेस एंडोथर्मिक है मतलब इट नीड्स एनर्जी। वो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन कर रहा है, एनर्जी की उसको जरूरत है। उस केस में अगर आप इसको टेम्परेचर दे रहे हो, इस केस में स्पेशली याद रखें, गलती नहीं करें आप, डेल एच अगर पॉजिटिव है उस केस में अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीजेज। स्पेशली पर्टिकुलरली इस केस के लिए टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी अगर डेल एच पॉजिटिव है सिस्टम के लिए। लेकिन मान लो इन केस ये नेगेटिव है, ये ऑलरेडी एनर्जी रिलीज कर रहा है और उल्टा आपने क्या कर दिया? सिस्टम को एनर्जी दे दी। बात को ध्यान से समझना, क्या कर रहा है? सॉल्युबल होने के बाद ये एनर्जी रिलीज कर रहा है और उसको आपने एनर्जी दे दी तो काम उल्टा हो जाएगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसलिए मैंने पहले आपको ये दोनों कंडीशंस बताए। इन दोनों कंडीशन को समझना ज्यादा जरूरी है। अगर डेल एच जीरो से ज्यादा है, पॉजिटिव है, प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा। एंडोथर्मिक मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। एनर्जी वो चाह रहा है और एनर्जी चाह रहा है, आपने एनर्जी देगी टेम्परेचर बढ़ाकर, तो वो क्या करेगा? सॉल्युबिलिटी को बढ़ा देगा। लेकिन अगर डेल एच लेस देन जीरो है, डेल एच की वैल्यू नेगेटिव है, तो वो प्रोसेस कैसी हो जाएगी? एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब क्या है? द एनर्जी इज रिलीज्ड। उस प्रोसेस के दौरान एनर्जी ज्यादा कम या ज्यादा मात्रा में रिलीज हो रही है और आपने उल्टा काम कर दिया, प्रोसेस को एंडोथर्मिक कर दिया, एनर्जी दी किसी न किसी फॉर्म में। और अगर आप यहाँ पर एनर्जी देने लग जाओगे तो ये प्रोसेस आपकी रिवर्स हो जाएगी। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर आपकी सॉल्युबिलिटी क्या कर जाएगी? डिक्रीज कर जाएगी। ये था आपका सेकेंड फैक्टर, टेम्परेचर, जो सॉल्युबिलिटी को अफेक्ट करेगा। अब यहाँ पर हम अपने तीसरे फैक्टर की बात करेंगे। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा, एक टॉपिक आपने अपने छोटे क्लासेस में कई बार पढ़ रखा है जिसका नाम है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, अगर इसकी बात की जाए कि आपने हाइड्रेटेड सॉल्ट ले रखा है और उस हाइड्रेटेड सॉल्ट मतलब जैसे आपने सोडियम कार्बोनेट देखा होगा Na2CO3.10H2, तो ये 10H2 को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें, द वाटर प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन अ वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट में प्रेजेंट वाटर मॉलिक्यूल्स की संख्या को ही हम क्या कहते हैं? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये CH4 में भी होता है कुछ मात्रा में। ठीक है, अगर अपन इनकी सोल्यूबिलिटी की बात करें तो क्या होगा? जब तक इसके अंदर वाटर क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट है, इसकी सोल्यूबिलिटी कम होगी। जैसे ही लॉस ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा फिर इसकी सोल्यूबिलिटी धीरे 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 बढ़ने लगेगी। ठीक है, तो ये थर्ड फैक्टर था। एक बात और याद रखें, नोट करके, कि सॉलिड का लिक्विड में सोल्यूबिलिटी पर प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है। यहां पर आप प्रेशर की बात
नहीं करेंगे। कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। हेनरी का लॉ, कॉम्पिटिशन एग्जाम में प्रश्न आ चुका है पहले कि हेनरी का लॉ किस टाइप ऑफ सोल्यूबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सोल्यूबिलिटी 3 प्रकार की पढ़ी है आपने, तो तीनों प्रकार की सोल्यूबिलिटी को अगर आपने प्रॉपर तरीके से पढ़ रखा है तो आप ये पता लगा सकते हैं कि सॉलिड इन लिक्विड वाली सोल्यूबिलिटी में किसी भी प्रकार से प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब प्रेशर को कम या ज्यादा करने पर इसकी सोल्यूबिलिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ये तो था आपका फर्स्ट टाइप ऑफ सोल्यूबिलिटी जिसका नाम था सोल्यूबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। ये थी आपकी पहली सोल्यूबिलिटी जिसकी हमने बात करी। अगली सोल्यूबिलिटी जो अब आपकी आ रही है वो है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड्स। अगली सोल्यूबिलिटी आ रही है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। ठीक है, अब इसको समझना है। अगर इसकी भी डेफिनेशन की बात करें तो एक बार इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए वापस। सॉल्यूट क्या हो जाएगा आपका, गैस। सॉल्वेंट क्या हो जाएगी आपकी, और क्या हो जाएगा, लिक्विड। वापस वही बात, आप खुद सोचकर बताइए मुझे कि इसमें जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन का फेस क्या होगा। तो वो बात बार बार बोल रहा हूं मैं, इसको दिमाग में रखना है। सॉल्यूशन विल ऑलवेज एक्वायर द स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होगी वही सॉल्यूशन जो है वो एक्वायर करेगा। तो सॉल्यूशन आपका बनेगा लिक्विड फिजिकल स्टेट में। किसमें बनेगा, लिक्विड। ये हो गया आपका सॉल्यूट, ये आ गया आपका सॉल्वेंट, ये आ गया आपका सॉल्यूशन। यहां पर अब आपकी कुछ चीजें काम की आएंगी जो बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर्पज से भी आपके कई सारी चीजें काम की। अब हम उसकी बात करेंगे। तो अब देखना, इमेजिन करके रखना है आपको कि ये ना आपका कंटेनर। मैं बार बार यहाँ पर इस डायग्राम की बात जरूर करूंगा, जिसके अंदर आपने क्या कर रखा है, एक लिक्विड सॉल्वेंट डाल रखा है। ठीक है, और इसके सरफेस के ऊपर ये गैसेस पार्टिकल्स है। क्या है, गैसेस पार्टिकल्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा गैप कर देता हूं। आपको ये करना है किसी भी तरीके से इस गैस को इस लिक्विड के अंदर डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो इसको अफेक्ट कर सकते हैं। हम वापस आते हैं उस टॉपिक के ऊपर। अगर इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो द अमाउंट ऑफ गैस dissolved in 100 ग्राम of liquid solvent is known as solubility of gases in liquid। डेफिनेशन आप बना सकते हैं, नोट्स के अंदर ऑलरेडी आपको गिवन है। अगर अब मैं आता हूं इसके टॉपिक कौन सा, फैक्टर्स। ये ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड। गैसेस की सोल्यूबिलिटी जो लिक्विड में है उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं। सबसे पहला फैक्टर, फर्स्ट फैक्टर जो हम लेने जा रहे हैं वो है नेचर ऑफ गैस। सबसे पहला फैक्टर कौन सा है, नेचर ऑफ गैस। अब देखना, नेचर ऑफ गैस की बात करें तो आपको पता होना चाहिए कि मोस्ट ऑफ द गैसेस आर इजीली आयोनाइज्ड इन वाटर। ठीक है, ये याद रखिए। मतलब कई सारी ऐसी गैसेस हैं जो आसानी से वाटर में या सॉल्वेंट में क्या करती है, आयोनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, जो आयोनाइज हो जाएंगी वो तो क्या होंगी, सोल्यूबल। वो तो क्या हो जाएंगी, सोल्यूबल। जो आसानी से आयोनाइज हो जाएंगी वो तो कहलाएंगी सोल्यूबल इन सॉल्वेंट, इन लिक्विड। जो भी लिक्विड आपको दे रखा है वो आसानी से डिसॉल्व कर देगा। बट मैंने यहाँ पर टर्म ले रखा है मोस्ट ऑफ गैस, मतलब कुछ एक केसेस ऐसी भी होंगी जो आयोनाइज्ड नहीं होंगी, और जो आसानी से आयोनाइज नहीं होंगी वो क्या करेंगी, वाटर के अंदर इनसॉल्यूबल हो जाएंगी। जैसे हमको बताया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रेडिली सोल्यूबल इन ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर है, ये नोट मैंने आपको नोट्स में लिखवा रखा है कि ऑक्सीजन इज रेडिली सोल्यूबल इन ब्लड। ब्लड के अंदर ऑक्सीजन सोल्यूबल है। अगर ऑक्सीजन सोल्यूबल नहीं होता तो क्या होता, तो हमारे जितनी भी सेल्स हैं जिनको एनर्जी की जरूरत है और वहां तक ऑक्सीजन अगर ब्लड की मदद से नहीं पहुंचती तो हम अब तक जो भी काम कर रहे हैं वो कर नहीं पाते। मतलब हम जो काम कर रहे हैं और हम तक हमारे बॉडी के सेल्स तक जो एनर्जी पहुंच रही है वो भी सोल्यूबिलिटी की वजह से ही पहुंच रही है। और सोल्यूबिलिटी किसकी, ऑक्सीजन की ब्लड में। सेकेंड अपन बात करते हैं, कई सारी ऐसी गैसेज हैं जो इथिल अल्कोहल में भी इजीली आयोनाइज हो जाती है। तो ये था पहला फैक्टर विच कैन अफेक्ट द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस। अगले फैक्टर की हम बात करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। वापस वही बात जो अपन इसके पहले कर चुके हैं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट्स। सॉल्वेंट्स की नेचर की बात करते हैं। ठीक है, वापस कौन सा रूल काम करेगा यहाँ पर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ये रूल आपको पता होना चाहिए। तो क्या, पोलर सोल्यूट
पोलर सॉल्वेंट, सोल्यूट आपका कैसा है, गैस। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर एक गैस ले रखी है, कौन सी, HCl गैस। आपको पता होना चाहिए HCl गैसीय स्टेट में भी होता है, जो व्हाइट फ्यूम्स के साथ रिलीज होती है पार्टिकल के दौरान। अगर आप इसको देखेंगे HCl जो है वो गैसीय स्टेट में भी होता है, लिक्विड स्टेट में भी होता है। तो आपने यहाँ पर जिसका यूज लिया वो है गैसियस HCl। और आपको पता होना चाहिए ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन, इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस बहुत ज्यादा है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यहाँ जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स है वो किसकी तरफ भागेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ जो शेयरिंग में इलेक्ट्रॉन्स है वो क्लोरीन की तरफ जाने की कोशिश करेंगे, इस वजह से यहाँ पर क्लोरीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड बन जाता है और इसके ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब आपने क्या किया, इसको डिसोल्व किया एक लिक्विड सॉल्वेंट H2O में। किसमें डिसोल्व किया, लिक्विड सॉल्वेंट H2O में भी वही बात, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और आपको पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर 3 क्लास 11 में आप पढ़ चुके हो, विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड वी नो दैट ऑक्सीजन इज द सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आता है तो ऑक्सीजन आता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, जैसे ही दो अपोजिट चार्जेस मिले इनके बीच में क्या होगा, हाई अट्रैक्शन फोर्स डेराइव हो जाएगा। इन दोनों के बीच में क्या होगा, हाई अट्रैक्शन फोर्स डेराइव हो जाएगा। और ड्यू टू दिस अट्रैक्शन फोर्स, इस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से ये HCl गैस जो है वो पूरी तरीके से H2O में डिसॉल्व कर जाएगी। ये इसका कारण मैकेनिज्म बता रहा हूं मैं आपको कि कैसे लाइक में सोल्यूबल हो रहा है, तो ये याद रखना। लेकिन अगर मैं काम उल्टा कर दूं, या मैं इसको चेंज कर दूं नॉन पोलर, या मैं इसको चेंज कर दूं नॉन पोलर, एक पोलर और एक नॉन पोलर अगर मैं लेता हूं तो ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होगा। कुछ एक चांसेस तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा ऐसा नहीं है, लेकिन जनरली ये प्रॉपर्टी काम करेगी लाइक डिसॉल्व्स लाइक। ठीक है, तो नॉन पोलर के लिए आपको कैसे लेना है, नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट में आप किसका उपयोग ले सकते हैं, एल्कोहल है, इथर है, CCl4 है, बेंजीन है, इनका आप उपयोग ले सकते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट के रूप में। तो ये था आपका सेकेंड फैक्टर, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसका यूज आप कर सकते हैं। तो ये था आपका सेकेंड फैक्टर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड में, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब हम बात करेंगे थर्ड फैक्टर। अब हम किसकी बात करेंगे, थर्ड फैक्टर की। ठीक है, अब देखिए थर्ड फैक्टर है आपका टेम्परेचर। थर्ड फैक्टर क्या है, टेम्परेचर। अब इसको समझना बहुत इजी है। टेम्परेचर के बारे में ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूं, उसके पहले अच्छे से समझाया मैंने आपको, कब सिस्टम एंडोथर्मिक होगा तो क्या होगा, एक्सोथर्मिक होगा तो क्या होगा। अब इन शॉर्ट आपको तो क्या पता करना है, आपको इतना ही पता करना है प्रोसेस एंडोथर्मिक है एक्सोथर्मिक, पता पड़ जाएगी, आपका आंसर अपने आप आपको मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा इस डायग्राम को यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, अपना ध्यान यहाँ रखेंगे। मान लीजिए आपके पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में आपने क्या भर रखा है, एक लिक्विड भर रखा है और उस लिक्विड के ऊपर है कुछ अमाउंट में गैस। ठीक है, ये कुछ गैसियस पार्टिकल्स हैं और आप ये चाह रहे हैं कि गैसियस पार्टिकल्स जो है वो इस लिक्विड में डिसॉल्व कर दें। तो आप क्या करोगे, तो जैसे ही मान लीजिए आपने यहाँ पर बर्नर लगाकर टेम्परेचर लगाया, ठीक है। अब लेकिन याद रखना, मैंने दो केस बताए क्योंकि वहां सॉलिड था, यहाँ पर गैस है, और जैसे ही आपने यहाँ पर टेम्परेचर दिया, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर, क्या होगा, यहाँ पर पार्टिकल्स जो है वो रेंडमली मोशन में आ जाएंगे। क्या होंगे, मोशन में। तो वो भी क्या करेंगे, इधर उधर भागने लगेंगे, और जब भागने लग जाएंगे तो वो यहाँ सोल्यूबल कहाँ होंगे, सोल्यूबल होंगे क्या, नहीं होंगे। थोड़ा सा सोचना, जैसे ही आपने टेम्परेचर यहाँ से दिया, थोड़ी सी एनर्जी दी, यहाँ पर गैसेस ने क्या थोड़ा सा मोशन में आने की कोशिश की, मोशन में आने की वजह से पार्टिकल्स इधर उधर बिखर रहे हैं। आपको क्या करें, कुछ भी करके इनको अंदर धकेलना है, और आपने यहाँ टेम्परेचर देकर क्या कर दिया, उसको बिखेर दिया। तो ये सोल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी, ऑब्वियसली टेम्परेचर देने पर घट रही है। पहला तो फैक्टर यहाँ से सीधा पता पड़ गया, और दूसरा ये पता होना चाहिए कि जब ये पार्टिकल्स अंदर जाएंगे तो यहाँ से कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, मतलब सोल्युबिलिटी कॉजेज रिलीज ऑफ हीट।
क्या होगा, सोल्यूबिलिटी की वजह से कुछ हीट अमाउंट रिलीज होगा, जिसकी वजह से प्रोसेस कैसा होता है, एक्सोथर्मिक। एंड ड्यू टू एक्सोथर्मिक, अभी मैंने आपको कुछ समय पहले बता रखा है, एक्सोथर्मिक की वजह से क्या होगा, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सोल्यूबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर सोल्यूबिलिटी डिक्रीजेज। लेकिन ये फैक्टर याद रखना, लेकिन इसके अलावा कुछ एक एग्जेप्शंस हैं, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ये कुछ एक हैं जो क्या होते हैं, लिक्विड में हीट का एब्जॉर्प्शन करते हैं, दे नीड एनर्जी। हाइड्रोजन और हीलियम को जब आप किसी लिक्विड में डालते हो तो इनको एनर्जी की जरूरत होती है, इनके लिए प्रोसेस कैसी होगी, एंडोथर्मी। मैंने पहले ही कहा है कुछ एक एग्जेप्शंस हो सकते हैं, तो इनको एनर्जी की जरूरत है। मतलब इनके लिए क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर इनकी एनर्जी बढ़ेगी। स्पेशली एग्जेप्शन उन बच्चों के लिए जो कॉम्पिटिशन एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, वो अपना फोकस एग्जेप्शन पे ज्यादा रखें। बाकी आपका बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ से कोई हाई क्वेश्चन बनने के चांसेस नहीं है। ये था आपका अगला फैक्टर टेम्परेचर। ठीक है, अब हम जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं वो फैक्टर आपका बोर्ड एग्जाम पर्पज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर। इफेक्ट ऑफ प्रेशर ध्यान से समझना। यहां पर अपन बात कर रहे हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। मैंने आपको इसके पहले जो पढ़ाया था सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, उसके अंदर मैंने कहा था कि प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि प्रेशर इफेक्ट करेगा। क्यों करेगा, तो सोचिए ऊपर गैसियस के मॉलिक्यूल्स है, नीचे लिक्विड है, आप उन गैसियस मॉलिक्यूल्स को प्रेशराइज करके उन लिक्विड में सोल्यूबल कर सकते हैं। मतलब प्रेशर आप अप्लाई करके उनको उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं। मतलब ड्यू टू प्रेशर सॉल्युबिलिटी चेंजेस, सॉल्युबिलिटी चेंज हुई, मतलब ये कि यहाँ पर प्रेशर का कुछ न कुछ इफेक्ट होगा। और उसी रिलेशन को यहाँ पर एक साइंटिस्ट ने बताया था जिनका नाम है हेनरी, जिसका नाम है हेनरी, और उन्हीं के नियम को हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं, हेनरीज लॉ। यहाँ पर जो अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है हेनरीज लॉ, हेनरी का नियम, जिन्होंने ये बताया था कि कैसे प्रेशर इसको अफेक्ट करेगा। तो इसका स्टेटमेंट सबसे पहले पढ़ना है। क्या पढ़ना है स्टेटमेंट, द मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन अ गिवन वॉल्यूम। मतलब ये कि आप किसका बात करना है, मास ऑफ गैस, ठीक है, इन गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। मान लीजिए आपको 100 ml लिक्विड दे रखा है, 100 ग्राम लिक्विड दे रखा है, उस लिक्विड के अंदर मास ऑफ गैस का पता लगाना है। उसी के लिए हेनरी ने अपना स्टेटमेंट दिया था, उन्होंने कहा था इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ गैस। मतलब ये कि ये कितना मास डिसॉल्व करेगा, ये डिपेंड करेगा आपने कितना प्रेशर लगाया। ठीक है, एग्जाम्पल M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। M क्या है, मास ऑफ गैस। अब समझना, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझना इस बात को। ये आपका क्या है, लिक्विड सॉल्वेंट, और यहां पर आपके कुछ गैसेस पार्टिकल्स हैं। आप ये चाह रहे हैं कि गैसेस मॉलिक्यूल्स इसके अंदर डिसॉल्व हो जाएं, उसके लिए आपने ऊपर से कुछ प्रेशर अप्लाई किया, और जितना प्रेशर, अब चुना आपने थोड़ी मात्रा में प्रेशर अप्लाई किया तो कुछ गैसेस पार्टिकल्स इसके अंदर है। आपने ज्यादा प्रेशर अप्लाई किया तो ज्यादा अमाउंट ऑफ गैस गया। मतलब ये कि अमाउंट ऑफ गैस, हम किसकी बात कर रहे हैं, अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। आपने जो प्रेशर अप्लाइड कर रखा है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और अगर हम जानते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर कि जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का सिंबल हटाते हैं हम क्या जोड़ते हैं, M इज इक्वल टू KHP। ठीक है, कांस्टेंट जोड़ते हैं, और ये जो KH है उसको हम कहते हैं हेनरी कांस्टेंट। क्या कहते हैं, हेनरी कांस्टेंट। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। इसी स्टेटमेंट को हम एक और तरीके से बता सकते हैं। अब इस मास को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, तो यहां पर अपन एक और कह सकते हैं, क्या, द पार्शियल प्रेशर applied on a gas is directly proportional to the mole fraction of gas।
किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। अब आप में से बहुत सौ के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि मोल फ्रैक्शन का सिलेक्शन क्यों किया? तो याद लीजिए, हमने स्टार्ट में एक चीज पढ़ी थी, कंसंट्रेशन टर्म्स दो प्रकार की होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। और हमने अभी इसके पहले पढ़ा कि टेम्परेचर को कम ज्यादा करने पर सॉल्युबिलिटी चेंज हो रही है, और हमें क्या करना था? प्रेशर के इफेक्ट को पढ़ना है बिना सॉल्युबिलिटी को चेंज किए। और हम जानते हैं मोल फ्रैक्शन इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। ये क्या करता है? टेम्परेचर के साथ वेराइज नहीं करती। तो हम इसी स्टेटमेंट का ज्यादा से ज्यादा यूज लेते हैं, जो हमें ये बताता है P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, तो P इज इक्वल टू KH X। P इज इक्वल टू KH X। तो जहां पर KH क्या हो गया आपका? KH इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट। KH इज इक्वल टू क्या हो गया? हेनरी कांस्टेंट। अब देखो, अब समझना, ये तो हो गया आपका स्टेटमेंट। अगला P इज इक्वल टू KHX, ये आ गया आपका पार्शियल प्रेशर पता करने का फॉर्मूला। अगर मैं यहां पर मोल फ्रैक्शन की वैल्यू निकालने की बात करूं तो क्या आ गया? X इज इक्वल टू P बाय KH। X इज इक्वल टू P बाय KH। अगर मैं यहां पर X और KH के बीच में रिलेशन ढूंढूं एट कांस्टेंट प्रेशर, ध्यान से समझना, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट कर दूं तो क्या आ जाएगा रिलेशन? X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। X इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू KH। बात को ध्यान से समझना, अगर मैं प्रेशर को कांस्टेंट रखते हुए X और KH का रिलेशन ढूंढता हूं तो रिलेशन मुझे क्या मिल गया? X इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH। मतलब जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे KH की वैल्यू भी बढ़ेगी। हालांकि इसका आपके कमर्शियल एग्जाम्स के अंदर बहुत ज्यादा यूज है, हमारे यहाँ पर इसका ज्यादा यूज नहीं है, बट हमें इस रिलेशन का यूज लेना है। सीधा प्रश्न आता है, व्हाट डू यू मीन बाय हेनरी लॉ या स्टेट हेनरी लॉ एंड गिव एनी टू लिमिटेशंस ऑफ हेनरी लॉ। हेनरी लॉ की कोई भी दो लिमिटेशंस आप बताइए, ये प्रश्न भी पूछता है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो लिमिटेशन तक बढ़ने से पहले हम एक बार इसकी बात करेंगे KHX। ठीक है, अगर आपको ये कहा जाए कि प्लॉट द ग्राफ फॉर इक्वेशन P इज इक्वल टू KHX, इसके लिए आप एक ग्राफ प्लॉट करिए, तो आप देखिए इस इक्वेशन को, आपको कुछ इस प्रकार से दिख रही है, y इज इक्वल टू MC। पढ़ा हुआ 10th में ये इक्वेशन, y इज इक्वल टू MC। ठीक है, तो ये कैसे करोगे आप? तो आपको एक ग्राफ प्लॉट करना है, y इज इक्वल टू mx। ठीक है, तो y एक्सिस के ऊपर आपने क्या ले लिया? प्रेशर। x एक्सिस पे लिया आपने क्या ले लिया? मोल फ्रैक्शन। तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा जिसमें जो स्लोप है वो क्या बताएगा? आपकी वैल्यू ऑफ KH, वैल्यू ऑफ KH। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर इसके लिए ग्राफ प्लॉट करने के लिए कहा जाए तो y एक्सिस पे आप क्या लेंगे? पार्शियल प्रेशर। x एक्सिस पे आपने क्या लिया? मोल फ्रैक्शन। और एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलेगा, कौन सी इक्वेशन है? y इज इक्वल टू mx, जहां पर ये स्लोप आपको बताएगा KH की वैल्यू। ठीक है, तो ये आपने खींच दिया ग्राफ। किसके लिए? ग्राफ फॉर हेनरी लॉ इक्वेशन। ठीक है, अब इसकी अगर लिमिटेशंस की बात की जाए, ठीक है, तो सबसे पहली चीज लिमिटेशंस की अगर बात करें तो सबसे पहली चीज आपको किसकी जरूरत पड़ गई थी? प्रेशर की। ठीक है, किसकी जरूरत पड़ गई थी? प्रेशर। अब प्रेशर, आपको प्रेशर के ऊपर स्टडी करना है। कब कर सकते हो? जब प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं हो। अगर प्रेशर बहुत ज्यादा हाई होगा तो गैस तुरंत डिसॉल्व कर जाएगी, तो आप उसकी स्टडी नहीं कर सकते। तो हेनरी लॉ के लिए सबसे पहला, प्रेशर शुड नॉट बी टू मच हाई। दूसरा, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू मच लो, टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। सेकेंड, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। थर्ड, जो सॉल्वेंट आप ले रहे हो वो दोनों केमिकली इनर्ट होने चाहिए। जो गैस आप ले रहे हो, जो लिक्विड आप ले रहे हो, वो आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। ये कुछ एक लिमिटेशंस है हेनरी लॉ की, वो आपको पता होनी चाहिए। तो ये था आपका सेकेंड सॉल्युबिलिटी फैक्टर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। कि अगर आपने गैसेस सॉल्यूट ले रखा है, लिक्विड सॉल्वेंट ले रखा है, तो क्या होगा? हमने बात करी हेनरी के लॉ की, हेनरी का नियम
हेनरी का नियम क्या बताता है? तो द अमाउंट ऑफ गैस या द मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड प्रेशर। आपने जो प्रेशर लगा रखा है उस प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और हमने मास के लिए कौन सी फिजिकल वैल्यू सेलेक्ट करी? तो मोल फ्रैक्शन। अगर आपको कोई पूछे कि हमने मोल फ्रैक्शन का सिलेक्शन क्यों किया, तो पता होना चाहिए मोल फ्रैक्शन इज अ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। तो ये हमारी बात होगी सेकेंड, सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। आपको अगर नहीं आ रहा है समझ में, आप वीडियो है वापस बैठ जाइए, वापस एक बार देखिए, 2 बार देखिए, तल्लीनता से देखेंगे, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तीसरा है आपका सोल्यूबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। ठीक है, तीसरा टाइप्स ऑफ सोल्यूबिलिटी लिक्विड इन लिक्विड। सबसे पहली चीज वही वापस, आपने जो सोल्यूट ले रखा है वो कौन सा है? लिक्विड सोल्यूट है। सॉल्वेंट ले रखा है वो कौन सा है? लिक्विड सॉल्वेंट है। तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन बनेगा वो कौन सा बनेगा? सॉल्यूशन बनेगा आपका लिक्विड। तीनों ही लिक्विड है। और लिक्विड होने की वजह से यहाँ पर एक नई टर्म आपके सामने आएगी जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं। ये बेसिक चीज है, इसके बारे में ज्यादा हम टाइम नहीं देंगे। एक नया टर्म आ रहा है जो आपको पढ़ना है। कुछ चीजें आपने इसके बारे में पढ़ रखी बेसिक, लेकिन अब हम जो नई तरीके से पढ़ेंगे, जो नया टॉपिक हमारे सामने आ रहा है वो है वेपर प्रेशर। क्या है? वेपर प्रेशर। ठीक है, अब देखना वेपर प्रेशर क्या है। तो वेपर प्रेशर को समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको समझनी है। बेसिक चीजें क्या है कि कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि आप कोई चीज गर्म कर रहे हैं और उसके ऊपर आपने कोई प्लेट रख रखी है, तो जैसे जैसे वो अंदर की चीज बॉईल होती है, जैसे प्रेशर कुकर आपने देखा होगा, जैसे ही उसके अंदर से वेपर्स बनती है, उसके ऊपर जो लगा हुआ प्रेशर है सीटी का, उसको वो क्या कर देता है? अपने प्रेशर से ऊपर की ओर उठा देता है। वो प्रेशर किसका है? तो जो भी लिक्विड आपने अंदर भर रखा है वो लिक्विड क्या बना रहा है? बॉईल होकर वेपर्स बना रहा है। क्या बना रहा है? वेपर्स। और वो वेपर्स जो है उसकी सरफेस के ऊपर क्या लगा रहा है? अपना प्रेशर। मतलब ये बात ध्यान से समझना, आपने क्या कर रखा है? यहाँ पर लिक्विड ले रखा है, कौन सा? सोल्यूट। सॉल्वेंट भी कौन सा ले रखा है? लिक्विड। और याद रहे लिक्विड सोल्यूट है, लिक्विड सॉल्वेंट है। सॉल्यूशन कैसा बनेगा? लिक्विड बनेगा। तो इस लिक्विड से क्या बनेगी? कुछ एक वेपर्स बनेगी। क्या बनेगी? वेपर्स। और अगर ये वेपर्स क्लोज कंटेनर में, ओपन कंटेनर में तो दिक्कत ही नहीं है, ओपन कंटेनर में तो वेपर्स कहां चली जाएंगी? एटमोस्फियर में। लेकिन अगर ये कंटेनर, इस बात को ध्यान से समझना, अगर ये कंटेनर क्लोज कंटेनर है, क्लोज विसल है, तो क्या होगा? यहाँ जो वेपर्स बन रही है वो वेपर्स इस लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा। क्या करेगा? ये जो वेपर्स यहाँ अंदर बन रही है, these vapors will apply pressure on the surface of liquid and this pressure is known as vapor pressure। इसी प्रेशर को हम क्या कहेंगे? वेपर प्रेशर। दिस प्रेशर इज नोन एज वेपर प्रेशर। आया समझ में? वेपर प्रेशर किसे कहते हैं? तो वेपर प्रेशर इसको कहेंगे हम जब भी आप कोई लिक्विड सोल्यूट या लिक्विड सॉल्वेंट लेते हैं, तो जब वो वेपर फेज में जाएगा और क्लोज कंटेनर में है, तो क्या करेगा? वो लिक्विड की सरफेस के ऊपर एक प्रेशर अप्लाई करेगा। उस प्रेशर को हम कहते हैं वेपर प्रेशर। सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द टर्म वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर से आप क्या समझते हैं बताइए। अब अगला टॉपिक आता है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। बहुत इजी चीज, आपके डेली यूज में आपने कई बार देख रखा है, इसलिए इसके फैक्टर्स को समझने के लिए आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? तो सबसे पहला फैक्टर आ रहा है टेम्परेचर। सबसे पहला फैक्टर टेम्परेचर। अब मुझे बताइए कि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? बताइए, थोड़ा सोचिए। आप लोग सोचें कि क्या हो सकता है, फिर आप सेल्फ एनालिसिस करें कि क्या मैं इसके बारे में बता पा रहा हूं। देखेंगे हम क्या ले रहे हैं, एक क्लोज कंटेनर ले रहे हैं और उस क्लोज कंटेनर के अंदर आपने क्या कर रखा है? एक लिक्विड बन रखा है। ठीक है, उस लिक्विड की क्या बन रही है? कुछ वेपर्स बन रही है। ये कुछ लिक्विड की वेपर्स हैं और ये वेपर्स क्या कर रही है? यहाँ एक प्रेशर अप्लाई कर रही है। ठीक है, जो क्या कहलाएगा? आपका वेपर प्रेशर। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये वेपर प्रेशर मैंने जैसे यहां पर क्या लगा दिया? एक बर्नर लगा दिया, तो क्या होगा? बर्नर लगाने से ये वेपर प्रेशर बढ़ेगा या घटेगा? थोड़ा सा खुद ही सोचिए, खुद सोचोगे आंसर इजी वे में मिल जाएगा।
सीधी सी बात है, जितने ज्यादा वेपर्स उतनी ज्यादा वेपर प्रेशर, और वेपर्स की संख्या ज्यादा कम होगी। और हम सब जानते हैं ये कौन सा है, द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स, कौन सी प्रोसेस है, इवापोरेशन। कौन सी प्रोसेस है, इवापोरेशन। और हम जानते हैं कि द रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो क्या होगा, ये लिक्विड क्या बनाएगा, वेपर्स बनाएगा, और जितनी ज्यादा यहाँ वेपर्स बनेगी उतनी ज्यादा यहाँ पर क्या होगी, वेपर प्रेशर। क्या होगा, वेपर प्रेशर। इट मीन्स वी कैन से दैट on increasing temperature vapor pressure increases। टेम्परेचर बढ़ाने पर वेपर प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता है। ये था आपका पहला फैक्टर, कौन सा, टेम्परेचर। अब हम दूसरे फैक्टर की बात करेंगे। यस, अब देखो दूसरा बात करेंगे नेचर ऑफ सॉल्वेंट। दूसरा है आपका नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अब नेचर ऑफ सॉल्वेंट, आपने सॉल्वेंट कौन सा ले रखा है, ठीक है। यहाँ पर दो सॉल्वेंट की अपन बात करेंगे। पहला सॉल्वेंट आपने ले रखा है H2। पहला सॉल्वेंट कौन सा ले रखा है, H2। दूसरा सॉल्वेंट आपने ले रखा है CH3OCH3, ईथर। पहला कौन सा है, वाटर। दूसरा कौन सा है, ईथर। यहाँ पर हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। The liquid having strong solution forces of its molecules will have lower pressure। इसमें क्या होगा, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स होगा, उनका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। अब देखो यहाँ पर एक H2 का मॉलिक्यूल है, यहाँ पर एक H2 का मॉलिक्यूल, इनके इंटर मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन फोर्स क्या है, बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स है। अब देखना, अट्रैक्शन फोर्स ज्यादा है तो ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स होने की वजह से क्या इसकी वेपर्स आसानी से बन पाएंगी, क्या बताइए, हाँ या ना। क्या इसकी वेपर्स आसानी से बनेंगी, तो सीधी सी बात है एज कम्पेयर टू दिस, जो कि वेपर्स बन रही है, नहीं बन रही है ऐसी बात नहीं है, लेकिन इजीली फॉर्म्ड नहीं होंगी एज कम्पेयर टू दिस। इसमें तो क्या होगा, इसके बीच में कौन सा फोर्स काम करेगा, वंडरवाल फोर्स। कौन सा फोर्स काम करेगा, वंडरवाल फोर्स। और इसके बीच में कौन सा फोर्स है, हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, हाइड्रोजन एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पर इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स अप्लाई है, वंडरवाल फोर्स। एंड ड्यू टू वंडरवाल फोर्स क्या होगा, ये आसानी से वेपर्स बना देगा, और ये आसानी से वेपर्स बनाएगा, मतलब क्या है, वेपर प्रेशर उतना ज्यादा। तो सीधी सी बात है, आपका वेपर प्रेशर कैसे अफेक्ट हुआ, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको ज्यादा वेपर प्रेशर चाहिए तो आप कौन सा लिक्विड लोगे, H2 लोगे या ऐसा लोगे, तो सीधी सी बात है आप ऐसा लोगे जिसके बीच में इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स क्या होगा, वीक। अब देखो थर्ड फैक्टर है आपका बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड फैक्टर है आपका बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड फैक्टर इज बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड फैक्टर है आपका बॉइलिंग पॉइंट। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। मान लीजिए आपने दो लिक्विड लिए हैं, सॉल्वेंट ए और बी। सॉल्वेंट ए का बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री सेल्सियस और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 135 डिग्री सेल्सियस। ध्यान से समझिए, आपने क्या किया, इन दोनों की वेपर प्रेशर को देखा कि वेपर प्रेशर किसकी ज्यादा होगी, ठीक है। तो देखिए आपने दोनों को क्या कर रखा है, टेम्परेचर दे रखा है, दोनों का टेम्परेचर बढ़ा है, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा। तो ये तो 90 डिग्री पर आते ही क्या कर रहा है, वेपर्स बनाना स्टार्ट कर रहा है, और ये वेपर कब बनाएगा, 135 डिग्री पर जाने के बाद ये बॉइल होना स्टार्ट होगा। मतलब ये कि 90 से लेकर 135 तक आते आते इसके पास बहुत सारी वेपर्स पहले ही कलेक्ट हो जाएगी, और इसके पास तब तक कोई वेपर नहीं है। मतलब सीधी सी बात है, इसके पास ज्यादा वेपर्स होने के कारण इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस सॉल्वेंट बी। तो हम कह सकते हैं द सॉल्वेंट्स हैविंग लोअर बॉइलिंग पॉइंट विल हैव हायर वेपर प्रेशर। जिन जिन सॉल्वेंट्स का बॉइलिंग पॉइंट कम है उनके वेपर प्रेशर्स क्या होते हैं, हाई। अगला फैक्टर आपके सामने आ रहा है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। इस चीज को समझने की कोशिश करना, ये आपके आगे बहुत बार आएगी, बार आएगी।
खास चीज है, इसको खास समझे। आपने कोई सॉल्यूशन बनाया है एडी, कौन सा सॉल्यूशन बनाया है? एडी, ठीक है। इसके लिए आपने एक सॉल्वेंट लिया है ए, सॉल्यूट लिया है बी, दोनों कौन से हैं? लिक्विड। तो मैं सॉल्वेंट आपको बता देता हूं। सॉल्वेंट आपने ले लिया है H2O और लिक्विड आपने ले लिया है ऑयल। एग्जाम्पल मान लीजिए ऑयल, और या आप ऐसा मान लीजिए कि ये है वोलेटाइल, ये है नॉन वोलेटाइल। ये दोनों वर्ड आएंगे आगे, इसलिए मैं ये दोनों वर्ड ले रहा हूं काम में, ठीक है। वोलेटाइल का मतलब होता है विच कैन इजीली इवापोरेट। ये क्या होता है? आसानी से इवापोरेट होकर वेपर्स बना देता है। नॉन वोलेटाइल का मतलब ये कैसा है? नॉन इवापोरेट, ये आसानी से इवापोरेट नहीं होता है। इन दोनों ने मिलकर ये बनाया। तो अब ध्यान देना, इसकी सरफेस के ऊपर आपको जो भी पार्टिकल्स मिलेंगे वो किसके मिलेंगे? सोचो थोड़ा, ये भी ए का पार्टिकल, ये भी ए का पार्टिकल, सारे पार्टिकल्स किसके हैं? ए के, और वेपर्स यहीं से बनेंगी, तो वेपर ज्यादा बनेगी ना, तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा? मान लीजिए इसका वेपर प्रेशर है VPA। क्या है? VPA। ये तो कैसा है साहब? नॉन वोलेटाइल, मतलब इसकी वेपर प्रेशर जनरेट ही नहीं होगी। अब मान लीजिए इन दोनों का आपने मिलाया, तब मुझे बताइए इस सॉल्यूशन के सरफेस के ऊपर आपको कौन से पार्टिकल्स मिलेंगे? ए और बी दोनों मिलेंगे ना, मिक्सचर है दोनों का। तो मान लीजिए ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ये बी, तो यहां पर 10 पार्टिकल्स के सरफेस पर ए के, तो VPA प्रेशर बना। मुझे बताइए क्या यहाँ पर 10 पार्टिकल्स होंगे क्या ए के? नहीं होंगे, या तो 5 होंगे, 4 होंगे या 6 होंगे। हम ये मान रहे हैं 5-5 दोनों के, तो यहाँ पर 5 के हिसाब से ही वेपर प्रेशर बनेगी, क्योंकि बी तो बना ही नहीं रहा है। मुझे ये बताइए कि ये बन गया VPA। थोड़ा सा सोचो अब कि VPA और VP ऑफ AB किसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा? सोचिए थोड़ा, सीधी सी बात है, ये 10 पार्टिकल्स मिलकर बना रहे हैं, तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो यहां से इस टॉपिक से स्टेटमेंट जो आपको याद रखना है, द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, मतलब आपने प्योर सॉल्वेंट अगर ले रखा है तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा उसी का सॉल्यूशन में ज्यादा होगा। मतलब ये कि इसका वेपर प्रेशर सॉल्यूशन की तुलना में ज्यादा होगा। मतलब यहां पर ए का वेपर प्रेशर यहां पर ए के वेपर प्रेशर की तुलना में ज्यादा होगा। यूं समझो, टोटल वेपर प्रेशर की बात नहीं कर रहा हूं। एग्जांपल इसका ले लीजिए आपने VA और इसका आपने ले लिया VA0। क्या ले लिया? VA0। तो क्या होगा? VA इज ग्रेटर देन VA0, मतलब इसका वेपर प्रेशर अधिक होगा। तो ये था आपका अगला फैक्टर्स जिसकी हमें बात करेंगे, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। तो ये था आपका अगला फैक्टर। अब हम बात करेंगे, हमने टोटल अभी तक 3 तरीके की सॉल्युबिलिटी हुई। सबसे पहली सॉल्युबिलिटी थी हमारे पास कौन सी? सॉलिड इन लिक्विड। सेकेंड अपन ने बात करी गैस इन लिक्विड। अभी हम थर्ड की बात कर रहे हैं, सॉल्युबिलिटी ऑफ लिक्विड इन लिक्विड। अब यहां पर हम एक नया टॉपिक जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है राउल्ट लॉ। नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं हम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, क्या है राउल्ट्स लॉ? तो हम अभी बात कर रहे थे सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, तो उसी के हिसाब से राउल्ट्स लॉ बनेगा। तो राउल्ट्स ने क्या किया था, इसको कहते हैं राउले का नियम, हिंदी में राउले नाम है साइंटिस्ट का, राउले का नियम, राउलेस लॉ। तो राउल्ट्स लॉ में आपको बताना है कि मान लीजिए आपने लिया है एक लिक्विड सॉल्वेंट। क्या ले रखा है? लिक्विड, प्योर लिक्विड है, इसको आपने सॉल्यूशन नहीं बनाया, लिक्विड ए, ये सॉल्वेंट है आपका। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पर क्या बन रही है? वेपर प्रेशर। क्या बन रही है? वेपर प्रेशर। उसका रिलेशन उसे दिया था इसके मोल फ्रैक्शन से। तो इसने एक रिलेशन बताया था राउल्ट्स लॉ ने, ध्यान से समझना कि यहां पर जो वेपर प्रेशर बन रहा है, प्रेशर P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। याद कीजिए, ये रिलेशन कहां दिखा था आपको? हेनरी लॉ में। कहां दिखा था? हेनरी लॉ में। तो वही बात यहां पर मैं कर रहा हूं। क्या? फॉर अ वोलेटाइल सॉल्यूशन, फॉर एनी वोलेटाइल सॉल्यूशन, द अप्लाइड प्रेशर या पार्शियल प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of solute, solvent or solution। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल।
इसका स्टेटमेंट क्या था, फॉर एनी वोलेटाइल सोल्यूट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X, ये पता होना चाहिए, खाली अभी इतना रखो दिमाग में, आगे पढ़ रहे हैं। लेकिन राउल्ट्स के बाद दो केस बने, कितने केस बने, दो केस, इसलिए तो खाली ये नहीं दिया वोलेटाइल सोल्यूट, पर जरूरी है कि सारे सोल्यूट वोलेटाइल्स हो, तो इसने अपने स्टेटमेंट को दो बार दिया। तो दो केस पढ़ेंगे अपन। केस फर्स्ट की अगर अपन बात करें तो राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल सोल्यूट, किसकी बात करनी है, वोलेटाइल सोल्यूट की। मतलब क्या कि आपके पास सोल्यूट भी कैसा हो, वोलेटाइल, प्लस सॉल्वेंट भी कैसा हो, वोलेटाइल। मतलब ये कि आपने एक लिक्विड में एक सॉल्वेंट ले रखा है, सॉल्वेंट ए प्लस सोल्यूट बी, इसको मिलाकर आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन बनाया है, सॉल्यूशन ए। इसके अंदर इसके मोल फ्रैक्शन है XA, इसके मोल फ्रैक्शन है XB, और सॉल्यूशन के मोल फ्रैक्शन हो जाएंगे XA प्लस XB, दोनों को टोटल कर दो। इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो है P0A, इसके ऊपर जो वेपर प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो P0B, और इसका जो प्रेशर होगा वो क्या हो जाएगा, P0A प्लस P0B, दोनों को मिला, ठीक है। लेकिन सॉरी यहां पर प्रेशर चेंज हो जाएगा, तो PA होगा A का और PB होगा, कारण कि मैं आपको पहले बता चुके, प्रेशर चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, कि सरफेस के ऊपर पार्टिकल्स की संख्या कम हो जाएगी, तो कंडीशन क्या रहेगी, P0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन PA, P0 ज्यादा होगा, P0 बड़ा होगा। अब देखो, अब आपको यहां पर केस बनाकर बताना है सबसे पहली चीज को, लेट टू सॉल्यूशन A एंड B, ठीक है। अब A और B, इसका इनिशियल वेपर प्रेशर सबसे पहला, A का क्या इनिशियल वेपर प्रेशर है, P0 है, अभी बता दिया मैंने। B का इनिशियल प्रेशर P0B, नंबर ऑफ मोल्स Na मोल्स डाला है, नंबर ऑफ मोल्स Nb मोल्स, ठीक है। मोल फ्रैक्शन XA और इसका मोल फ्रैक्शन XB, तो ये तो बात होगी किसकी, इंट्रोडक्शन, कि आपने एक सॉल्यूशन बनाया है जिसके लिए आपने एक सॉल्वेंट A लिया है, सोल्यूट B लिया है, सॉल्वेंट A के आपने N मोल्स ले रखे हैं जिसका मोल फ्रैक्शन है XA, सोल्यूट B जो ले रखा है उसके मोल्स है NB और उसका मोल फ्रैक्शन है XB। अब अगर हम राउले के नियम के अनुसार देखें कि राउले ने क्या कहा था अपने नियम में, तो राउले ने क्या कहा था, वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। तो अब यहां पर हमको लगाना है राउल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ। क्या है राउल्स लॉ, क्या बता रहा है, तो राउल्स लॉ के हिसाब से वेपर प्रेशर ऑफ ए, वेपर प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, तो PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA, PA इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। वेपर प्रेशर ऑफ B, PB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB, ठीक है। अब देखो, इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाने के लिए आप यूज लोगे इनके प्योर सॉल्वेंट का, तो PA बिकम्स इक्वल टू P0A XA और PB बिकम्स इक्वल टू P0B XB। इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये आपकी इक्वेशन सेकंड। अब देखो, बाय दी according to
डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन ने क्या कहा था कि किसी भी टोटल प्रेशर निकालना हो तो क्या हो जाएगा वो PA प्लस PB। अब देखना PA प्लस PB, तो PA की वैल्यू कितनी है इक्वेशन 1 से देखो, P0A XA प्लस P0B XB इज इक्वल टू P। इसको इक्वेशन नंबर दे दिया आपने थर्ड, इक्वेशन नंबर थर्ड। अब मैं इक्वेशन थर्ड को एक बार वापस ऊपर लिख रहा हूं नए सिरे से। P इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B XB। देखो ध्यान से, इसको इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ V0 पता है हमको, क्या पता है, आप या तो XA को XB बना दो या XB को XA बना दो। दोनों केसेस के लिए आपके पास एक इक्वेशन दे रखी है, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। तो यहां से आपके पास दो चीज आ जाएंगी, XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB और XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA। ठीक है, इसका इक्वेशन नंबर फोर्थ, इसका इक्वेशन नंबर फिफ्थ। अब एक बार ये दोनों इक्वेशन ले लो बाय द इक्वेशन, कौन कौन सी, थर्ड एंड फोर्थ, बाय द इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। तो थर्ड एंड फोर्थ से देखोगे तो आपको क्या मिल गया, XA की वैल्यू क्या रख दोगे आप, P0A 1 माइनस XB प्लस P0B XB। ठीक है, तो क्या आ जाएगा ये P इज इक्वल टू P0A माइनस P0A XB, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस P0B XB। आपके पास क्या आ गई इक्वेशन, P0A ये तो है, इन दोनों में क्या कॉमन आ गया, XB प्लस XB कॉमन, तो P0B माइनस P0A। ये आपके पास आ गया टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर P इज इक्वल टू P0A प्लस XB P0B माइनस XB। कौन सी इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप ले लीजिए थर्ड एंड फिफ्थ। थर्ड एंड फिफ्थ से लेंगे तो क्या होगा, मैं इसको मिटा रहा हूं, कर देगा बाय द इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ। तो अब आप किसकी वैल्यू रखेंगे, XB की, P इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B 1 माइनस XA। ये इक्वेशन रख दिया आपने, तो क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू P0A XA प्लस P0B माइनस P0B XA। ठीक है, P0B को इस तरफ ले लीजिए आप, तो P इज इक्वल टू P0B प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन है, XA कॉमन, तो क्या हो जाएगा P0A माइनस P0B। या सेकंड इक्वेशन, मतलब ये क्या आप इस इक्वेशन का यूज लो या पहले वाली इक्वेशन का, इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हो, टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। लेकिन कब, तो याद रखना ये केस फर्स्ट के लिए, कब होगा ये केस फर्स्ट, जब आपका सोल्यूट भी कैसा हो, वोलेटाइल, सॉल्वेंट भी कैसा हो, वोलेटाइल, तब आप ये केस काम में ले सकते हो। लेकिन अगर आपका सोल्यूट चेंज हो गया, नॉन वोलेटाइल हो गया, तो हेनरी का सेकेंड केस आएगा जो अपन पढ़ेंगे। इसके अंदर आपको पूछा जाए व्हाट इज द P इज इक्वल टू टोटल प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। व्हाट इज P0B, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूट, प्योर सोल्यूट B। व्हाट इज XB, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट B। व्हाट इज P0A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट A। व्हाट इज P0B ऑलरेडी हम देख चुके हैं। तो यहां पर ये सब सिंबल्स आपको पता होने चाहिए। ये था आपका राउल्स लॉ का केस फर्स्ट। अब आपको क्या करना है, यहां तो अब राउल्स लॉ का केस फर्स्ट के बाद हम राउल्स लॉ के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। अगला टॉपिक है हमारा राउल्स लॉ के लिए हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें कुछ एक डाटा चाहिएगा। तो क्या क्या डाटा चाहिए, फर्स्ट डाटा हमारे पास आएगा कौन सा, तो हमने TA की वैल्यू निकाली थी, PA इज इक्वल टू क्या था, P0A XA एंड PB इज इक्वल टू क्या था, P0B XB। ठीक, सबसे पहली चीज। उसके बाद दो इक्वेशन हमने पढ़ी थी। पहली इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में मतलब आप पहला केस मान लीजिए कि अगर P0A P0B से बड़ा हो तो, और एक इक्वेशन आप ले लीजिए कि अगर P0B P0A से बड़ा हो तो अगर P0A बड़ा हो तो आपके पास P टोटल निकालने का फॉर्मूला आया था,
तो पी टोटल ए निकालने का फॉर्मूला क्या था, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए, सॉरी पी नॉट बी प्लस एक्स ए ब्रैकेट में 1 एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, ये इक्वेशन आई थी आपके पास। अगर पी नॉट ए पी नॉट बी से बड़ा हो तो P इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स ए पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी। सेकेंड, अगर पी नॉट बी बड़ा है तो P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी पी नॉट बी माइनस पी नॉट, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन। टोटल हमें ये 3 इक्वेशंस मिली हैं। पहली इक्वेशन कौन सी मिली हमें, अगर पी नॉट ए बड़ा हो पी नॉट बी से, ये वाली इक्वेशन। सेकंड ये वाली इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, ग्राफ प्लॉट करना है, इन तीनों कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है, तो वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ग्राफ किस किस के बीच में प्लॉट करना है, वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इन तीनों इक्वेशंस को मिटा रहा हूं, लेकिन ये तीनों इक्वेशंस आपको ध्यान रखनी है। हम इन तीनों इक्वेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चीज चाहिए, ये हमारा y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये हमारा x एक्सिस, ठीक है। अब देखिए यहां पर अपन सबसे पहले कुछ चीजें, यहां पर अपन बात करेंगे किसकी, वेपर प्रेशर की। प्रेशर इस तरफ हम किसकी बात करेंगे, प्रेशर P मोल फ्रैक्शन x, इस तरफ हम बात करेंगे प्रेशर P, इस तरफ हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन x। मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जब x a इज इक्वल टू होगा 1, यहां पर x a की वैल्यू कितनी मान लेते हैं अपन 1। तो मान लीजिए ये कोई पॉइंट है जहां x a इज इक्वल टू आपका है 1, ध्यान से समझना इस बात को, x a इज इक्वल टू 1। तो x a की कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट वैल्यू ले लीजिए। अच्छा, इस तरफ आने पर x a की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, थोड़ा सोचिए। x a की मैक्सिमम वैल्यू x से ज्यादा हो सकती है क्या, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, तो इस तरफ आने पर क्या होगी, ऑब्वियसली कम होगी। कम होते 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 मान लो ये कोई पॉइंट है जिस पॉइंट पर आने के बाद x a की वैल्यू हो गई 0। कितनी होगी, 0। तो मुझे 2 पॉइंट मिल गए हैं जहां पर x a की वैल्यू 1 थी, जहां पर एक x a की वैल्यू क्या थी, 0। अब याद कीजिए आपके पास पहला कौन सा था, P नॉट ए P a इज इक्वल टू P नॉट ए x a, P इज इक्वल टू P नॉट ए x, ठीक है। अगर मैं x a की वैल्यू को रख दूं 1, अगर इस पॉइंट के लिए मुझे वेपर प्रेशर निकालना है तो कितना आएगा, x a की वैल्यू रख दो 1, तो P इज इक्वल टू कितना आ गया, P a इज इक्वल टू कितना आ गया, P नॉट a, कितना आ गया, P नॉट a। तो वो P नॉट a मैं मान लेता हूं कहीं यही, यहां कहीं मान लो, ठीक है। ध्यान से समझना, अगर मैं ये कह रहा हूं कि P नॉट a x a इक्वेशन में x a का वैल्यू अगर मैं 1 प्लॉट कर देता हूं तो मेरे पास क्या आ गया, P इज इक्वल टू P नॉट a, और वो मैं यहां पर मान रहा हूं, कहीं पर भी मान सकते हो आप। तो ये मैंने मान लिया, ये क्या है आपका P नॉट a, क्या है P नॉट a। अब देखना सेकेंड इक्वेशन, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। सेकेंड कौन सा है, पी नॉट बी एक्स बी। अब ध्यान से समझना, पहले एक बार वो फर्स्ट वाली इक्वेशन कंप्लीट कर देते हैं अपन। अगर मैं अब एक्स ए का मान 0 रख दूं, ध्यान से समझना, ये तो था पहला पी नॉट ए, पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, एक बार 1 रखा तो इसका वैल्यू आ गया ये। अब मैं 0 रख देता हूं, एक्स ए की वैल्यू 0 रख देते, ये पूरा क्या हो गया 0। तो मुझे बताइए ये 0 मुझे कहां मिलेगा, तो इस पॉइंट के ऊपर ये पी ए का वैल्यू यही 0 ना, तो यही था पॉइंट। अब मैं अगर इन दोनों पॉइंट को मिला लूं तो ये वाले मिला, क्योंकि ये कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू mx। कौन सी इक्वेशन है, y इक्वल टू mx। तो ये लाइन मेरी कौन सी होगी, p a इज इक्वल टू p नॉट a x a, ये ग्राफ है, p इज इक्वल टू p नॉट a x a। अब देखो, अगर मुझे इसी ग्राफ में, अगर मुझे इसी के अंदर सारे ग्राफ प्लॉट कर देने, तो मैं यहां पर एक ये एक्सिस ले लेता हूं। अब इस एक्सिस के ऊपर भी मैं क्या बता रहा हूं, p, ये एक्सिस मेरा हो गया x, तो यहीं पर x a अगर 0 है तो x भी मेरा क्या होगा
1। सोचिए एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू क्या होता है 1। एक्स ए की वैल्यू 0 रखी, एक्स बी क्या मिल गया 1, और अगर एक्स ए 1 है तो एक्स बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब मान लीजिए हम इक्वेशन सेकंड के लिए ग्राफ बना रहे हैं, पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए 1, इसके लिए ग्राफ बना रहे हैं, पी नॉट बी बड़ा है, तो पी नॉट बी बड़ा है। अब याद रखिए इक्वेशन क्या थी आपकी, पी बी पी नॉट बी एक्स बी, ये इक्वेशन है। एक्स बी का मान रखिए 1, एक्स बी का मान 1 रखो तो क्या गया, पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी। तो यहां पर इस पॉइंट के लिए आपको क्या चाहिए, पी नॉट बी। तो अब आपको कहीं पर भी मान लीजिए पी नॉट बी, लेकिन ये याद रखना कंडीशन क्या है, पी नॉट बी इज ग्रेटर देन पी नॉट ए, मतलब इससे ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, नीचे की ओर नहीं कर सकता। तो मान लीजिए मैंने ये पॉइंट मान लिया मेरा क्या, पी नॉट बी। अगर मैं ये केस ले रहा हूं, मैं दूसरा केस ले रहा हूं तो यहां भी ले सकता था नीचे, लेकिन अभी मान लो हम इस केस के लिए बना रहे हैं तो ये हो गया, ठीक है, ये मेरा ग्राफ बन गया। अब देखना, सॉरी ये लास्ट में ये। अब दूसरा केस एक्स बी इक्वल टू 0 रखो, जैसे एक्स बी 0 रखोगे तो ये पूरा 0, तो आपको पॉइंट क्या मिलेगा, एक्स बी इक्वल टू 0 पर पी ये रहा 0, तो ये पॉइंट मिला। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दीजिए आप, ये कौन सा लाइन आ गई, पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, ये दो ग्राफ मिल गई। अब आपको बनानी है इक्वेशन कौन सी, P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी का ग्राफ प्लॉट करना है। थर्ड इक्वेशन जो मैंने बताई थी कौन सी, ये पी नॉट बी अगर आपका बड़ा है तो पी नॉट बी बड़ा है तो कौन सा ग्राफ बनेगा, P इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस एक्स बी, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए। आपका पी नॉट बी बड़ा है, क्या है, पी नॉट बी बड़ा है। अब देखो वैल्यूज रखिए आप, एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स ए की वैल्यू 1 रखिए, एक्स बी की वैल्यू रखिए 0, तो क्या आ जाएगा, पी नॉट ए प्लस एक्स बी कितना आ गया 0, इस पूरे को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया 0, तो पी की वैल्यू कितनी आ गई, पी नॉट ए, पी की वैल्यू कितनी है, पी नॉट ए, मतलब आपको यही पॉइंट मिला, वापस कौन सा पॉइंट मिला, ये पॉइंट। ध्यान से समझना, टोटल पी किसके बराबर हो गया, पी नॉट ए के बराबर, अगर मैं ये दोनों वैल्यूज रखता हूं। अब एक बार वैल्यूज रखिए, ये एक्स बी इक्वल टू 1 रखिए, तो एक्स बी इक्वल टू 1 रखो आप, पी नॉट ए इक्वल टू 1, पी नॉट बी की वैल्यू आपके पास है नहीं, पी नॉट ए की है नहीं, तो एक्स बी की वैल्यू 1 रखेंगे, आपके पास सेकंड इक्वेशन आएगी, उसके अंदर आपको मिलेगा क्या, इट्स इक्वल टू पी नॉट बी, इसके इक्वल आ जाएगा पी नॉट बी के। तो अब इन दोनों को आप मिला दीजिए, जैसे आप इन दोनों को मिलाएंगे आपके पास इक्वेशन आ जाएगा P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ये आपके पास ग्राफ बन गया, किसके लिए, राउल्स लॉ के लिए। किसके लिए बना, राउल्स लॉ के लिए। तो आपके पास पहला ग्राफ बना था P इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, सेकेंड ग्राफ बना P इज इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी, और थर्ड लाइन आपकी बन रही है P इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। एक बार शांति से इसको घर पर आप लोग ट्राई करेंगे, ग्राफ को कैसे बनाया, कैसे ग्राफ का ऑब्जर्वेशन हम कर सकते हैं, तसल्ली से इसको घर पर करना। थोड़ा सा नया कंटेंट है, नया टॉपिक है, एक ही बार में आपको समझ में आ जाए ये जरूरी नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको टाइम देंगे। जैसे इसके साथ टाइम देंगे, वापस वीडियो को देखिए, नोट्स पढ़िए, फिर वीडियो देखिए, आपको एक दो बार ऐसा करने से अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आपने टेक्स्ट बुक ले ली है तो आप इसको टेक्स्ट बुक से भी पढ़ सकते हैं, टेक्स्ट बुक में भी अच्छी लैंग्वेज दे रखी है। कोशिश करें, फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप अपने डाउट्स अपने पास लिख कर रखें, मुझे व्हाट्सअप करें। जैसे ही चैप्टर पूरा होगा मैं लास्ट में एक बार फिर से आपके डाउट्स का वीडियो लेकर फिर आऊंगा, लेकिन ध्यान रखें इसको घर पर कंटिन्यूसली आप पढ़ते रहें। लेकिन आपको कोई डाउट आ रहा है आप तुरंत कमेंट बॉक्स में भी उसको छोड़ सकते हैं कि सर ये कैसे हुआ, और आप अपना डाउट्स मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। नोट्स मैंने आपको भेज दिए हैं, इस टॉपिक को नोट्स से पढ़ें आप, नोट्स में एज इट इज कंटेंट आपको दे रखा है, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अगला वीडियो कल फिर आपके पास पहुंच जाएगा, तब तक इस वीडियो को अच्छे से देखकर अपना कंटेंट तैयार करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।